माँ बाप बनना एक अलग एहसास होता है। कुछ लोग तो इस सुख को पाने के लिए सालों तक डॉक्टरों के क्लिनिक्स के चक्कर काटते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आईवीएफ ने ये काम आसान कर दिया है। ये एक ऐसा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो बांझपन से पीड़ित फीमेल और मेल दोनों के लिए एक वरदान है। लेकिन इस प्रोसेस को लेकर भी कई तरह की गलत बातें फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग इस ट्रीटमेंट से डरते हैं। सवाल जैसे इसका सक्सेस रेट क्या है, इस पर कितना खर्च होता है, क्या एक अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल होता भी है, क्या इससे कैंसर का भी खतरा होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। चलिए जानते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट से जुड़े आम सवाल क्या है। आईवीएफ में कितना खर्च होता है। भारत में नॉर्मली आईवीएफ खर्च में 60 से 80 हजार लगते हैं, जिसमें मेडिसिन भी शामिल होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है कि ज्यादातर आईवीएफ कराने वाले कपल इस प्रोसेस में 5 लाख तक खर्च कर देते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि पहली बार में वो सक्सेसफुल हो जाए। कई बार इसमें 2 से 3 राउंड तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसमें अगर अफोर्डेबल आईवीएफ कराना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है कि उनके पास लिमिटेड सोर्सेज है और वो चाहते हैं कि पहले राउंड में ये सक्सेसफुल हो। ऐसे में डॉक्टर सारी चीजें ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट करता है। उन्हें अगर लगे कि मेल स्पर्म में कोई कमी है तो स्पर्म डोनर का ऑप्शन होता है, जिसमें करीब 8 से 10 हजार तक का खर्च होता है, ताकि ट्रीटमेंट साइकिल फेल ना हो। ऐसे ही एम्ब्रॉय एग डोनर भी होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में क्या आईवीएफ में मिसकैरेज के मौके ज्यादा आते हैं। मिसकैरेज का जोखिम नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या फिर आईवीएफ, दोनों में बराबर होता है। आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है। पहली बार के लिए सफलता दर 30% है, जबकि तीसरे ट्रायल तक आते आते ये करीब 70% हो जाता है। आईवीएफ के लिए फर्टिलिटी डॉक्टर को कैसे चुने। आईवीएफ का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ट्रायल होता है। इसके लिए आपके साथ साथ आपके डॉक्टर में भी कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में काफी सारा पैसा खर्च होता है। इसीलिए आईवीएफ का प्लान करने से पहले डॉक्टर और क्लिनिक के बारे में अपनी तरफ से पूरी पड़ताल कर ले कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में देखभाल अलग होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी के दौरान आपको पहले 3 महीने के दौरान थोड़ा ध्यान रखने को कहा जाता है, जैसे वेट लिफ्टिंग से बचना चाहिए, हल्के फुल्के योगासन करने चाहिए, शराब, सिगरेट, ठंडे पानी और कैफीन वाले प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रोसेस्ड और डीप फ्राइड फूड को भी अवॉइड करना होता है। प्रेगनेंसी की बाकी के 6 महीने नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं। क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में बच्चा हमेशा ऑपरेशन से होता है? नहीं, आईवीएफ प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि नेचुरली कंसीव करने पर होता है। ये सब गलत बातें कम जानकारी के चलते फैलती है और कई बार औरतें इन्हीं बातों के चलते इतनी एडवांस टेक्निक से भी दूर भागती है। आईवीएफ से जुड़वा बच्चों के कितने चांसेस होते हैं। देखिए, आईवीएफ क्लिनिक में अक्सर 2 टाइप की औरतें आती है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो कुछ कपल चाहते हैं कि उन्हें आईवीएफ के जरिए ट्विंस बच्चे पैदा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए होता है। तो ऐसे में इस प्रोसेस के पहले ही आपको अपनी बातें डॉक्टर को क्लियर करके बतानी होगी, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से इस प्रोसेस को आगे ले जाए। अगर आपको किसी भी कीमत पर एक ही बेबी चाहिए तो आप अपने आईवीएफ एक्सपर्ट के साथ इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जब सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए सबसे हेल्दी एम्ब्रॉय की पहचान करने के बाद केवल एक एम्ब्रॉय को ही फीमेल ओवरीज में इम्प्लांट किया जाता है। क्या आईवीएफ सिर्फ इनफर्टाइल कपल के लिए होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, औरतें जो काफी वक्त से प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से कपल आईवीएफ का रास्ता चुनते हैं। कई बार ये इसीलिए लोग चूज करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे में माँ बाप में से किसी से भी जेनेटिक बीमारी ट्रांसफर हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्पर्म एग्स को फ्रीज करके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी ना ठहरने की टेंशन उन्हें ना लेनी पड़े। क्या आईवीएफ किसी भी उम्र में कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ फीमेल एग्स और यूटेरस दोनों कमजोर हो सकता है। ऐसे में एग नहीं तो हेल्दी एम्ब्रॉय नहीं, वही यूटेरस वीक मतलब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए 30 के बाद अगर आप फैमिली फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं या फिर सोच भी रहे हैं तो किसी गायनो से इस बारे में कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए, सिंपली जाने तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी का एक ऐसा प्रोसेस है। आम भाषा में लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। कई बार कुछ जेनेटिक या फिजिकल अनफिटनेस की वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें फीमेल की ओवरी से एग लेकर उसे स्पर्म के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है।
नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है प्राइवेट लाइफ करके। इसमें एक कपल की कहानी है जो आईवीएफ के जरिए माँ बाप बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस बीच उन्हें पैसों के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे उनकी फैमिली, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ सब पर असर पड़ता है। इसी के बाद मैंने आईवीएफ प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी स्टडी की। ये प्रोसेस कम्प्लीटली सेफ है, रेगुलेटेड है। इसको करने से पहले हम कंसेंट लेते हैं और इसको करने के प्रॉपर गाइडलाइंस है। ये नॉर्मली आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही करते हैं। अब आईवीएफ टेक्निक क्यों किया जाता है? आईवीएफ करने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो मेन रीज़न होता है वो मैटरनल रीज़न होता है। कई बार दोनों ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से इट इज़ बेटर टू डू आईवीएफ। और कई बार इसको हम एनओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओडी में भी कर सकते हैं। कई बार इसको एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स की वजह से भी किया जा सकता है। या द मोस्ट कॉमन रीज़न इसका है एडवांस मैटरनल एज। अगर स्त्री की उम्र 35 से अबव है और वो अपने आप से कंसीव नहीं कर पा रही है, या हम इसको इसलिए कर सकते हैं फॉर मेल रीजंस। फॉर एग्जांपल, अगर शुक्राणु में कोई डिफेक्ट है तो हम इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्सो इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी किया जा सकता है। आईवीएफ के फ़ायदे ये है कि वो 15 दिन में आपको एक अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकता है, जो कि आप नॉर्मली ट्राई करने के बाद नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है एक नेचुरल प्रेगनेंसी। इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको कुछ इंजेक्शंस लग सकते हैं और हो सकता है आपका उस साइड निकालने के लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाए, जिसके भी अगर इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोसीजर। इसको करने से पहले हम कुछ फीमेल और मेल के ब्लड टेस्ट करते हैं पार्टनर्स के। फीमेल में हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं सारे और हार्मोनल प्रोफाइल्स भी देखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये कितने प्रतिशत सक्सेसफुल हो सकता है। और हम मेल का भी सीमेन एनालिसिस करते हैं। हम एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड भी करते हैं देखने के लिए कि ये कितनी परसेंटेज सक्सेसफुल होगा प्रोसीजर। आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये हमें 15 दिन के बाद पता चलता है। इसमें हम बाद में यूरिन टेस्ट या फिर बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी आउटकम कैसा है, सक्सेसफुल है कि नहीं है। एंड नॉर्मली 6 वीक्स के बाद हम एक बेसलाइन स्कैन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं, क्या एक सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी मैनेज करने के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ट्विन प्रेगनेंसी भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है। ट्रिपल प्रेगनेंसी में कई बार हम फीटल रिडक्शन या कि हम एक फीटस को निकालने की भी तरकीब का ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट को, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट चॉइस एंड डिपेंडिंग ऑन प्रेगनेंसी कंडीशन। क्या आईवीएफ से बेबी का जेंडर पता चलता है? जी हाँ, ये पता चलता है, लेकिन इंडिया में ये लीगल नहीं है। कुछ देशों में जैसे विदेश में इसमें जेंडर सिलेक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल इलीगल है। आईवीएफ प्रेगनेंसी से आपको कैंसर का कोई डर नहीं है इमीडिएट। कोई लॉन्ग टर्म स्टडी आईवीएफ प्रेगनेंसी या आईवीएफ टेक्निक को कैंसर से रिलेट नहीं करती है। इसके लिए हमारे प्रॉपर लीगल कंसेंट्स होते हैं। अगर आप उस साइड किसी और डोनर से ले रहे हैं तो उसके लिए भी कंसेंट फॉर्म्स होते हैं। ART एक्ट जो कि 2021 में मॉडिफाई करके आए हैं, इसके बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। सारे आईवीएफ क्लिनिक्स रजिस्टर्ड है और इनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड है, ताकि इसमें आपको ही मतलब सहायता मिले, चीज़ों को लेके क्लैरिटी ज़्यादा हो। आईवीएफ प्रोसेस यूजुअली एक अच्छे सेटअप में 30 to 40% सक्सेस होता है, लेकिन कई बार ये सक्सेस नहीं हो पाता। अगर ये फेल हो जाए तो भी आप दोबारा आईवीएफ प्रोसेस कर सकते हैं। आईवीएफ प्रोसेस के बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो भी, उसका कोर्स भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। शुरुआत में हो सकता है 1 महीना आपको कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शंस या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना पड़े, जिससे आपका प्रेगनेंसी का आउटकम बेटर हो, बट लॉन्ग टर्म सेम आउटकम्स रहते हैं। आईवीएफ बेबी में हमें ऐसा कोई सावधानी नहीं लेनी पड़ती है। आईवीएफ एक सेफ प्रोसीजर है एंड आईवीएफ के बाद यूजुअली कोई बेड रेस्ट नहीं इंडिकेटेड होता।
इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा सावधानी की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपने डॉक्टर के साथ आप टच में रहेंगे, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट साथ में दिए हुए हैं आप उसका प्रयोग करेंगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ बनना हर एक लड़की के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शादी के बाद फैमिली प्लान करने वाले बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें काफी कोशिशों के बाद भी ये सुख नहीं मिल पाता। ऐसे में IVF एक अच्छा तरीका है, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे IUI, ICSI, सैरोगेसी, IVF, डोनर IVF। IUI मतलब इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन। इसमें मेल स्पर्म को फीमेल के ओवरी में ओव्यूलेशन के दौरान डाला जाता है। इस टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब मेल स्पर्म में कोई कमी हो। इस प्रोसेस में सीमेन को लाब में साफ करने के बाद एक हेल्दी स्पर्म चुना जाता है, जिसे फीमेल के ओवरी में ट्रांसफर किया जाता है। अगर मेल स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है तो ये प्रोसेस पास हो जाता है। इसके बाद आता है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें मेल के हेल्दी स्पर्म को फीमेल के अंडे में इंजेक्ट किया जाता है और फिर नेचुरली फर्टिलाइज हो जाता है। इसके बाद भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय को फीमेल ओवरी में इम्प्लांट किया जाता है। इसका सक्सेस रेट करीब 70 से 80% है। ये प्रोसेस ऐसे मामलों में यूज होता है जहां मेल स्पर्म की रफ्तार कम हो। IVF प्रोसेस में मेल स्पर्म और फीमेल एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश स्पर्म या एग में से किसी में कोई कमी रहे तो डॉक्टर डोनर IVF का ऑप्शन देते हैं। डोनर एग या स्पर्म या डोनर एम्ब्रॉय भी हो सकता है। डोनर IVF उन केसेस में सजेस्ट किया जाता है जिसमें साथी को जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर फीमेल में ओवेरियन रिजर्व फेलियर हो तो डोनर एग की जरूरत पड़ सकती है। इन सब के बाद आता है सरोगेसी यानी कि गोद ली हुई कोख। जब फीमेल ओवरी बेबी बर्थ के लिए केपेबल ना हो तो उनके लिए सरोगेसी एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें सरोगेट माँ बेबी के जन्म तक उसे अपनी कोख में रखती है और जन्म के बाद माता पिता को सौंप देती है। इसमें एम्ब्रॉय को लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है और सरोगेट मदर के ओवरी में ट्रांसफर किया जाता है। बच्चे का सरोगेट माँ के साथ कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं होता। ये तरीका उन LGBTQI कम्युनिटी के लिए भी वरदान माना जाता है। अब अगर बात करें इस पूरे प्रोसेस की तो इसमें करीब सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर ढूंढना होता है, उनसे अपनी दिक्कतों को लेकर बात करनी होती है। इसके बाद सबसे पहले इसमें आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन की बारी। इसमें सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल करके ओवरी को मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इन मल्टीपल एग्स का फायदा ये है कि जब कुछ एग जो डेवलप नहीं हो पाएंगे तो दूसरे एग्स का भी ऑप्शन होगा, ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फेल ना हो। इसमें कई तरह के अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके बाद आती है ट्रिगर इंजेक्शन की बारी। ये इंजेक्शन अंडों को मैच्योर बनाता है। इस प्रोसेस के करीब 33-36 घंटे बाद डॉक्टर एग रिट्रीवल यानी अंडाशय से अंडे निकालने के प्रोसेस को शुरू करता है। इसमें 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। ठीक इसी तरह मेल बॉडी से सीमेन कलेक्ट किया जाता है। एग लेने और सीमेन से हेल्दी स्पर्म छांटने के बाद डॉक्टर एक इंक्यूबेटर मशीन में अंडा और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए रखते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा एक एम्ब्रॉय में डेवलप होता है जो कि भ्रूण होता है। उसके बाद डॉक्टर उस एम्ब्रॉय को एक अलग इंक्यूबेटर में रखकर 5 से 6 दिनों तक उसके डेवलपमेंट को मॉनिटर करता है। इसके बाद आता है एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन की बारी। इस प्रोसेस के दौरान डॉक्टर डेवलप्ड एम्ब्रॉय को इंक्यूबेटर से बाहर निकालकर फीमेल के यूटेराइन वॉल पर इम्प्लांट करते हैं। इसे पूरा होने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके करीब 2 सप्ताह बाद डॉक्टर फीमेल को क्लिनिक बुलाकर ब्लड टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ जाती है। कई बार ये पूरा प्रोसेस इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर गैप लेकर इसे पूरे साइकिल को दोबारा से शुरू करने की सलाह दे सकते हैं।